ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति पर हमारा ये विश्लेषण, ये एक ऐसी चर्चा है जहां जीवन की शुरुआत के इस सबसे बड़े रहस्य को स्टेप बाय स्टेप खोला जाएगा। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये हम सबकी अपनी कहानी है। आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड और पृथ्वी के जन्म से, उसके बाद जीवन उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, फिर ओपेरिन हॉल्डेन और मिलर के मशहूर प्रयोग को समझेंगे, जीवन के सबसे पहले रूप को देखेंगे और आखिर में नीट के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी तथ्यों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्मांड और पृथ्वी का जन्म। अब जरा इस विशाल टाइमलाइन को देखिए। जिंदगी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, और थोड़ा से मेरा मतलब है करीब 20 बिलियन साल पीछे। यही वो वक्त था जब बिग बैंग का महाविस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। उसके बाद जब तापमान थोड़ा कम हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी, और फिर आज से ठीक 4.5 बिलियन साल पहले मिल्की वे आकाशगंगा में हमारी अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ। ये तारीखें इतनी जरूरी हैं कि एकदम याद होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक आग के गोले जैसी बिल्कुल पिघली हुई और बेहद कठोर जगह थी। शुरू में तो कोई वायुमंडल था ही नहीं। सोचिए, सूरज की यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती थीं और उन्होंने लिटरली पानी के अणुओं को तोड़कर रख दिया। हल्की हाइड्रोजन तो स्पेस में उड़ गई और बची हुई ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तब जाके धीरे धीरे ओजोन परत बननी शुरू हुई। अब जब स्टेज तैयार हो चुका है तो आइए अपने दूसरे भाग पर आते हैं, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। इस टेबल पे एक नजर डालिए। ये एकदम शानदार तरीके से उन सारी थ्योरीज की तुलना करती है जो अलग अलग विचारधाराओं ने दी थीं। एक तरफ स्पेशल क्रिएशन है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका विज्ञान में कोई आधार नहीं। फिर पैंसपर्मिया की थ्योरी है जो मानती थी कि लाइफ दूसरे ग्रहों से बीजाणुओं या स्पोर्स के रूप में आई। एक और पुरानी धारणा स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जनन थी, जिसका मानना था कि जीवन निर्जीव या सड़ी गली चीजों से अपने आप पैदा हो गया। खैर, इन सब को पार करते हुए हम आखिर में सबसे आधुनिक और तार्किक सिद्धांत तक पहुंचते हैं, जो है केमिकल इवोल्यूशन यानी ओपेरिन हॉल्डेनी की थ्योरी। और हाँ, स्वतः जनन वाली धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करने का क्रेडिट जाता है लुई पास्चर को। उनका वो हंस जैसी गर्दन वाले फ्लास्क का प्रयोग विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस एक प्रयोग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये साबित कर दिया कि सड़ी गली घास या कीचड़ से अचानक लाइफ नहीं बन सकती। जिंदगी हमेशा पहले से मौजूद जिंदगी से ही आती है। तो अब हमारे पास बचती है सबसे ठोस धारणा, ओपेरिन हॉल्डेनी की थ्योरी। इन्होंने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि पहली लाइफ के बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी एक ऐसा अपचायक वातावरण जिसमें मुक्त ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। यही वो माहौल था जहां अकार्बनिक अणु आपस में जुड़कर कार्बनिक अणुओं में बदले, और यही रासायनिक विकास जीवन की पहली सीढ़ी थी। लेकिन विज्ञान सिर्फ बातों से तो चलता नहीं, उसे सबूत चाहिए होते हैं। तो आइए भाग 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं ओपेरिन हॉल्डेन की थ्योरी को एक मशहूर प्रयोगशाला के प्रयोग ने कैसे साबित किया। चलिए 1953 के उस ऐतिहासिक पल को देखते हैं। एसएल मिलर ने अपनी लैब में आदिम पृथ्वी की उस आग उगलती और खतरनाक स्थिति को एक बंद फ्लास्क के अंदर व्यवस्थित रूप से रिक्रिएट कर दिया। फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी रखी गई और इलेक्ट्रोड के जरिए बिजली जैसी चमक पैदा की गई। इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। वहां सच में अमीनो एसिड्स बन गए, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, जो असल में जीवन के निर्माण खंड हैं। इस प्रयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इस फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का जो सटीक अनुपात इस्तेमाल हुआ था वो था 2:1:2 का। ये ऐसा तथ्य है जो बार बार सामने आता है और इसे भूलना नहीं है। तो अब जब जीवन के निर्माण खंड बन चुके हैं, चलिए अपने चौथे भाग में देखते हैं कि आखिर पहली लाइफ दिखी कैसी थी और कब आई। इस टाइमलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी बन चुकी थी। फिर 3 बिलियन साल पहले विशाल गैर कोशिकीय अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। और उसके 1 बिलियन साल बाद, यानी आज से ठीक 2 बिलियन साल पहले, आखिरकार पहली बार वास्तविक कोशिकाएं या सेलुलर लाइफ का जन्म हुआ। है ना? ये कितनी हैरानी की बात कि हमारे सबसे शुरुआती कोशिकीय पूर्वज पानी में यानी महासागरों में पैदा हुए थे। ये सिंगल सेल जीव थे
और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की एक सांस की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, ये अवायवीय या एनारोबिक थे। और क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, इसलिए पोषण के लिए ये आसपास मौजूद अन्य कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर थे, यानी ये परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक थे। चर्चा को समेटने से पहले आइए अपने आखिरी भाग पर चलते हैं, जो विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तथ्य समेटे हुए है। इन गहरे तथ्यों पर एकदम स्पष्टता होनी चाहिए। पहला, पाश्चर का प्रयोग बताता है कि आज की परिस्थितियों में स्वतः जनन पूरी तरह असंभव है। दूसरा, शुरुआती पृथ्वी पर अपचायक वातावरण का होना एक पूर्ण आवश्यकता थी, क्योंकि अगर मुक्त ऑक्सीजन होती तो वो नाजुक और नए बने जैविक अणुओं को तुरंत नष्ट या ऑक्सीकृत कर देती। और तीसरा, बायोजेनेसिस का अटल नियम कि जीवन सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। बायोजेनेसिस साबित करता है कि जीवन से ही जीवन आता है, लेकिन ये सरल, बिना ऑक्सीजन के रहने वाली कोशिकाएं आज की इतनी जटिल और विविध दुनिया में कैसे विकसित हो गईं? और विकास के इस अद्भुत सफर के बारे में समजात और समरूप अंग वास्तव में क्या रहस्य खुलते हैं? इस सवाल के साथ विकास के भौतिक प्रमाणों की आगे की खोज के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इवोल्यूशन यानी विकास के प्रमाणों की गहराई से जांच करने वाले हैं। इसे ना एक बहुत बड़े जासूसी इन्वेस्टिगेशन की तरह समझिए। एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जहां खुद प्रकृति ने हमारे लिए सबूतों की एक पूरी ट्रेल या कह लीजिए फिजिकल रसीदें छोड़ी हैं। विज्ञान के पास आज ऐसे पक्के प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि जीव अचानक से प्रकट नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे अपने पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रकृति के इन सुरागों को डिकोड करते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहला, जीवाश्म विज्ञान और शरीर रचना। दूसरा, जैव रसायन और भ्रूण। तीसरा, विकास की प्रक्रिया का एक लाइव उदाहरण। और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जीवाश्म विज्ञान और शरीर रचना, यानी वो ठोस साक्ष्य जो हमें जमीन के नीचे और जीवों के शरीर में मिलते हैं। देखिए, फॉसिल्स यानी जीवाश्म असल में क्या होते हैं? ये बस चट्टानों की परतों में दबे जीवों के कठोर अवशेष या उनके निशान हैं। लेकिन ये बहुत कमाल की चीजें हैं। ये बिल्कुल एक जियोलॉजिकल टाइम स्टैम्प की तरह काम करते हैं। जब वैज्ञानिक अलग अलग उम्र की चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि समय के साथ जीवन के रूप लगातार बदले हैं। मतलब कुछ खास जीव सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही मौजूद थे। ये पत्थर भले ही खामोश हों, लेकिन ये हमें धरती के इतिहास की सबसे सच्ची कहानी सुनाते हैं। अब एनाटॉमी के दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। इन दोनों के बीच का तकनीकी फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं समजात अंगों की, यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ये वो अंग हैं जिनकी बेसिक बनावट और उत्पत्ति एकदम सेम होती है, लेकिन पर्यावरण की जरूरतों के हिसाब से इनके काम अलग अलग हो गए हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए। उत्पत्ति सेम है लेकिन काम अलग है। ये सीधा सीधा इशारा करता है कि इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर यानी सामान्य पूर्वज रहा होगा। इसको कुछ सटीक उदाहरणों से समझते हैं। जरा इंसान, चीता, व्हेल और चमगादड़ के अगले पैरों या हाथों को इमेजिन कीजिए। अगर हम इनका एक्सरे देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि हड्डियों का बेसिक पैटर्न सब में एक जैसा है, वही ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। लेकिन इंसान इसका इस्तेमाल चीज़ों को पकड़ने के लिए कर रहा है, चीता दौड़ने के लिए, व्हेल तैरने के लिए और चमगादड़ उड़ने के लिए। पौधों में भी यही होता है। बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन काम बिल्कुल अलग करते हैं। इसी को हम अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। इसके ठीक उल्टे होते हैं समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स। ये पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। ये वो अंग हैं जो बाहर से दिखने में एक जैसे लगते हैं, काम भी एक जैसा करते हैं, लेकिन जब अंदरूनी बनावट देखी जाती है तो वो बिल्कुल अलग निकलती है। ये किसी कॉमन एंसेस्टर को नहीं दिखाते, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब अलग अलग जीवों को एक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो सरवाइव करने के लिए एक जैसे तरीके निकाल लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है तितली और पक्षी के पंख। दोनों का काम उड़ना है,
लेकिन अंदर की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी तैरने के लिए एवोल्यूशन का नतीजा हैं। और हाँ, शकरकंद और आलू वाला उदाहरण तो एग्जाम्स का फेवरेट है। शकरकंद असल में जड़ का मॉडिफिकेशन है और आलू तने का। दोनों की बनावट अलग है, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, खाना स्टोर करना। इसी को हम अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। चलिए, अब मैक्रोस्कोपिक दुनिया से निकलकर माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, जैव रसायन और भ्रूण। जब हम शरीर के अंदर मौजूद रसायनों और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो सबूत और भी ज्यादा पक्के हो जाते हैं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि धरती पर मौजूद लगभग सभी जीवों में एक जैसे प्रोटीन और जीन पाए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम सब एक लगभग समान जेनेटिक कोड साझा करते हैं। मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक डीएनए की भाषा बिल्कुल एक ही है। ये नेचर का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जो साबित करता है कि हम सबका कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक डिबेट हुई थी अर्नस्ट हेकल और कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर के बीच। हेकल ने कहा था कि भ्रूण यानी एम्ब्रियो अपने विकास के दौरान अपने पूर्वजों के पूरे इतिहास को दोहराता है। इसे उन्होंने बायोजेनेटिक नियम का नाम दिया। लेकिन विज्ञान तो हमेशा खुद को सुधारता रहता है ना। वॉन बेयर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साबित किया कि एक भ्रूण कभी भी दूसरे जानवरों की वयस्क अवस्थाओं यानी अडल्ट स्टेजेस से होकर नहीं गुजरता। हाँ, भ्रूणों में आपस में समानताएं होती हैं, लेकिन वो अडल्ट्स की कॉपी नहीं होते। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, विकास की प्रक्रिया। यहाँ हम विकास का एक रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे। ये सिर्फ कुछ सालों का डेटा नहीं है, ये सर्वाइवल का एक पूरा लाइव ड्रामा है। बात है 1850 के दशक की, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं थी। तब पेड़ों पर सफेद रंग के लाइकेन उगते थे, जिससे सफेद पतंगे आसानी से छिप जाते थे और काले पतंगे पक्षियों का शिकार बन जाते थे। सफेद होना उस वक्त एक सुपर पावर थी। लेकिन फिर कारखाने खुल गए। 1800 के अंत तक कोयले के धुएं ने पेड़ों को काला कर दिया और 1920 आते आते बाजी पूरी तरह पलट गई। अब काले पतंगे पेड़ों पर आसानी से छिपने लगे और सफेद पतंगे दूर से ही दिखने लगे और शिकार बनने लगे। मतलब पर्यावरण ने तय किया कि कौन बचेगा और कौन नहीं। प्रकृति उसी को चुनती है जो बदलते वातावरण के अनुकूल होता है। ये एक लाइन डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का पूरा सार है। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। वो बस ये देखती है कि मौजूदा हालात में कौन खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल सकता है। जो बदल गया वो बच गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वैचारिक स्पष्टता, जहां हम इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के नजरिए से पक्का करेंगे। स्क्रीन पे जो मैट्रिक्स है ना, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। अपसारी यानी डाइवर्जेंट विकास, पूर्वज एक लेकिन विकास की दिशा और काम अलग अलग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समजात अंग। और दूसरी तरफ है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट विकास, पूर्वज अलग अलग लेकिन काम और दिशा एक जैसी। इसका एग्जाम्पल है समरूप अंग। अगर ये मैट्रिक्स याद है तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे भूलना नहीं है, लाइकेन। पतंगों वाली कहानी में ये सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं थे। लाइकेन जो है प्रदूषण के बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर्स होते हैं। जहां भी प्रदूषण होगा ये वहां सर्वाइव नहीं कर पाते। खासकर जहां हवा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा ज्यादा होती है, वहां तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। इकोलॉजी के नजरिए से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज हमने इवोल्यूशन के कितने सारे पक्के सबूत देखे, चट्टानों में दबे फॉसिल्स से लेकर हमारी हड्डियों की बनावट, हमारे डीएनए के अंदर की कहानी और यहाँ तक कि इंग्लैंड के उन पतंगों तक, सब कुछ एक ही बात की गवाही देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सबूतों के बाद क्या हम डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों और अनुकूली विकिरण के गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और सच कहें तो एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस हाई यील्ड बायोलॉजी पर है, खासकर इवोल्यूशन और जेनेटिक्स पर। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सीधे सटीक एग्जाम्पल्स वाले सवाल आते हैं। तो बिना देर किए चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते हैं। चीजों को तेजी से याद रखने के लिए आज की इस चर्चा को बहुत ही क्रिस्प रखा गया है। हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे: अनुकूली विकिरण, जैविक विकास की थ्योरीज, हार्डी-वेनबर्ग का गणित और प्राकृतिक चयन के कॉन्सेप्ट्स। भाग 1, अनुकूली विकिरण,
यहीं से हम बायोलॉजी के बड़े स्तर के यानी मैक्रो लेवल के असली चमत्कारों को समझना शुरू करेंगे। अब ये अनुकूली विकिरण या अडैप्टिव रेडिएशंस असल में है क्या? इसे एक बड़े से पजल की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया है और कुछ जीव एक ही कॉमन पूर्वज से शुरू होते हैं, लेकिन फिर वो अलग-अलग आवासों यानी हैबिटेट्स में फैल जाते हैं और अपनी नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं। एग्जाम के लिए जो बात सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो ये है कि ये अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एक पॉइंट से शुरू होकर अलग-अलग दिशाओं में रेडिएट होना। और इसके दो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे पेपर्स में छपते हैं। पहला, डार्विन की फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड्स पर मूल रूप से बीज खाने वाली छोटी चिड़ियां थीं, लेकिन अलग-अलग आइलैंड्स पर खाना अलग-अलग था। तो क्या हुआ? कुछ ने कीड़े खाना शुरू कर दिया, कुछ ने कैक्टस, और देखते ही देखते उनकी चोंच का शेप उस नए खाने के हिसाब से बिल्कुल बदल गया। अमेजिंग, राइट? और दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। एक ही पूर्वज से कंगारू, कोआला और तस्मेनियन वुल्फ्स जैसे बिल्कुल अलग-अलग जीव इवॉल्व हो गए, सिर्फ अपने अपने हैबिटेट्स में फिट होने के लिए। भाग 2, जैविक विकास के सिद्धांत। चलिए अब उन थ्योरीज पर आते हैं जो इन प्राकृतिक बदलावों के पीछे का असली विज्ञान समझाती हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की पूरी इमारत असल में दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है शाखन अवरोहण या ब्रांचिंग डिसेंट, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक पेड़ की शाखाओं की तरह नई प्रजातियां अपने कॉमन एंसेस्टर्स से निकलती हैं। और दूसरा है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। नेचर बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ उन जीवों को चुनती है और आगे बढ़ाती है जिनमें उस खास माहौल में सर्वाइव करने के लिए फायदेमंद वेरिएशंस होते हैं। एवोल्यूशन को समझाने का एक बहुत ही शुरुआती प्रयास फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने किया था। उनकी थ्योरी थी अंगों का उपयोग और अनुपयोग। उनका वो फेमस जिराफ वाला एग्जाम्पल तो हम सबको याद ही होगा कि ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को लगातार खींचा तो वो लंबी हो गई। लेकिन ध्यान दें, आज हम जानते हैं कि ये थ्योरी पूरी तरह से अमान्य है। क्यों? क्योंकि जीवन भर में एक्वायर किए गए लक्षण, जैसे जिम जाकर बनाए गए मसल्स या खींची गई गर्दन, वो हमारे डीएनए या जीन्स में नहीं जाते और इसलिए वो अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। फिर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की। डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इवोल्यूशन का मुख्य बेस प्राकृतिक चयन को बताया। वो थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन एस्से से काफी इन्फ्लुएंस थे। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुनते ही दिमाग में आता है सबसे ताकतवर जीव, है ना? लेकिन नहीं, बायोलॉजी में फिटनेस का स्ट्रिक्टली सिर्फ एक ही मतलब है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जीव अपने माहौल में ढलकर सबसे ज्यादा संतानें पैदा कर सके, इवोल्यूशन गेम का असली विनर वही है। अब डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज के बीच का वो फेमस कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। डार्विन कहते थे कि इवोल्यूशन बहुत स्लो, ग्रेजुअल और छोटी-छोटी वेरिएशन से होता है, एक धीमी सैर की तरह। वहीं दूसरी तरफ डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर काम किया और कहा, नहीं, विकास रातों रात या यूं कहें कि एक ही झटके में होने वाले बड़े बदलावों से होता है। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द दिया, साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब है एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। डार्विन का विकास अगर एक धीमी सैर है तो डी व्रीज का साल्टेशन एक बहुत लंबी छलांग है। भाग 3, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। अब मैक्रो से माइक्रो लेवल पर चलते हुए पॉपुलेशन को स्थिर रखने वाले गणितीय और आनुवंशिक आधार को डिकोड करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कोई रटने वाला कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक स्टेबिलिटी की एक बेसलाइन है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जहां बिना किसी भेदभाव के रैंडम मीटिंग हो रही है, तो वहां एलील्स की फ्रीक्वेंसी जनरेशन दर जनरेशन बिल्कुल कांस्टेंट या स्थिर रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है इवोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि बाहर से कोई फैक्टर आकर इस शांति को, इस संतुलन को डिस्टर्ब ना करे। एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन वेरिएबल्स को दिमाग में सेट करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सिंपल है। P है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और Q है रिसेसिव एलील की। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो P² होमोजाइगस डोमिनेंट को दिखाता है, Q² होमोजाइगस रिसेसिव को, और जो बीच का 2pq है वो हेट्रोजाइगस के लिए है। और इन सब का टोटल वो हमेशा 1 होता है। और जैसा कि अभी हमने बात की, ये संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहता। इस इक्विलिब्रियम को तोड़ने वाले 5 मेन फैक्टर्स हैं। जीन फ्लो, जब जीव इधर उधर माइग्रेट करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो अक्सर एक छोटे ग्रुप में अचानक आया बदलाव है।
म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और प्राकृतिक चयन। जब भी इन पांचों में से कोई एक भी फैक्टर प्ले में आता है तो हार्डी-वेनबर्ग संतुलन टूट जाता है और इसी टूटने से इवोल्यूशन होता है। भाग 4 प्राकृतिक चयन की अवधारणाएं। चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम नेचुरल सिलेक्शन के बहुत ही विशिष्ट और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बहुत ही शानदार और अक्सर पूछा जाने वाला आउटकम है ये संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से एक मुट्ठी भर लोगों का छोटा सा हिस्सा किसी वजह से अलग होकर एक नए सुनसान टापू पर बस्ती बसा लेता है। अब क्योंकि ये नया ग्रुप बहुत छोटा है, इसका जेनेटिक मेकअप उस पुरानी बड़ी आबादी से बिल्कुल अलग होगा। ये छोटा ग्रुप अब एक संस्थापक या फाउंडर बन गया है और नई प्रजाति पूरी तरह से इन्हीं के जीन्स पर निर्भर करेगी। और अंत में प्रकृति चयन कैसे करती है, इसके 3 मुख्य तरीके हैं और इनका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला है स्थिरीकारी या स्टेबलाइजिंग, जहां नेचर औसत लक्षण को पसंद करती है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। दूसरा है दिशात्मक या डायरेक्शनल, जहां नेचर किसी एक एक्सट्रीम की तरफ झुक जाती है, जैसे अचानक सिर्फ सबसे लंबी चोंच वाली चिड़ियों का सिलेक्ट होना। और तीसरा है विदारक यानी डिसरप्टिव, जहां नेचर दोनों एक्सट्रीम्स को चुन लेती है और जो बेचारे औसत होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अनुकूली विकिरण से लेकर हार्डी-वेनबर्ग के इक्वेशंस तक हमने बहुत सारे हाई यील्ड टॉपिक्स आज कवर कर लिए। प्रकृति के खुद को आकार देने की ये पूरी प्रक्रिया वाकई अमेजिंग है। लेकिन क्या एवोल्यूशन की ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जानना दिलचस्प नहीं होगा कि इस पूरी विकास यात्रा ने हम इंसानों को कैसे शेप दिया? क्या हमारा अगला एक्सप्लेनर मानव विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जहां हम रामापिथेकस के जंगलों से लेकर आज के आधुनिक होमोसेपियंस तक के सफर को डिकोड करें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सीखते रहें। शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम बायोलॉजी चैप्टर 6 के एक बेहद दिलचस्प टॉपिक यानी ह्यूमन एवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस मेनली क्रोनोलॉजी और क्रेनियल कैपेसिटी यानी दिमाग की क्षमता के डेटा पर रहेगा। तो बिना देर किए सीधा इस शानदार सफर में जंप करते हैं। आज हम जिन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो है द अर्ली एंसेस्टर्स, द फर्स्ट ह्यूमंस, राइज ऑफ कल्चर और फिर एक क्विक रिवीजन टेबल। लास्ट में कुछ स्पेशल डीप फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब जरा इस टाइमलाइन की स्केल को इमेजिन कीजिए। हम बात कर रहे हैं 15 मिलियन, जी हाँ 15 मिलियन साल पहले के हमारे शुरुआती पूर्वजों से लेकर 10,000 साल पहले के आइस एज वाले होमोसेपियंस तक की। ये सफर सच में बहुत लंबा और माइंड ब्लोइंग रहा है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द अर्ली एंसेस्टर्स। 15 मिलियन साल पहले आखिर दुनिया कैसी थी? यहाँ हमारे सामने 2 बहुत ही क्रूशल नाम आते हैं, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। देखिए, ड्रायोपिथेकस जो थे ना, वो काफी हद तक वानरों यानी एप्स जैसे दिखते थे। पूरी बॉडी बालों से ढकी हुई और चलने का स्टाइल बिल्कुल चिंपांजी जैसा। लेकिन दूसरी तरफ रामापिथेकस, ये इंसानों के ज्यादा करीब थे। इनके फॉसिल्स हमें इथियोपिया और तंजानिया में मिले हैं और यहीं से हमारी कहानी का एक मजबूत बेस तैयार होता है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हम आ गए हैं 2 मिलियन साल पीछे, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीन में आए। ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में रहने वाले ये पूर्वज पहली बार पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी स्टेप है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि भले ही ये पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे, पर इनका मेन खाना अभी भी फल ही था। मतलब हथियार आ गए पर डाइट अभी भी फ्रूट्स वाली ही थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द फर्स्ट ह्यूमंस। ये वो टाइम था जब टूल्स बनने शुरू हुए और ब्रेन का साइज तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ एंट्री होती है होमो हैबिलिस की। इन्हें फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग या फिर हैंडीमैन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले औजार बनाने वाले मानव थे। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, टूल्स बनाने के बावजूद ये पूरी तरह शाकाहारी थे। ये बिल्कुल भी मीट नहीं खाते थे। और अब आता है वो डेटा जो सीधा एग्जाम्स में हिट करता है। 650 से 800 सीसी ये होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन साइज का डेटा है। इसे एकदम अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये पहला बड़ा माइलस्टोन है। इसके बाद करीब 1.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस का उदय हुआ। 1891 में जावा में इनके फॉसिल्स मिले थे, इसलिए इन्हें जावा मैन भी कहते हैं।
सर्वाइवल के मामले में इन्होंने कमाल कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले आग की खोज की थी। और हाँ, अब ये मांस भी खाने लगे थे। अब जरा सोचिए, आग और प्रोटीन से भरी डाइट, इसका सीधा असर कहाँ होगा? बिल्कुल दिमाग पर। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सीधा जंप करके 900 सीसी हो गई। ये एक बहुत ही शानदार एवोल्यूशनरी छलांग थी। इसके साथ हम आते हैं सेक्शन 3 पर, राइज ऑफ कल्चर। अब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि समाज बन रहा था। 1 लाख से 40,000 साल पहले का टाइम पीरियड, ये निएंडरथल मानव का समय था, जो सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में रहते थे। इनका ब्रेन साइज सुनकर हैरानी होती है, 1400 सीसी, जो कि आज के इंसानों के लगभग बराबर है। इन्होंने ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनना शुरू किया, पर सबसे बड़ी बात, ये अपने मृतकों को दफनाते थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये धार्मिक प्रवृत्ति और कल्चरल सोच की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और फिर आते हैं हम, यानी मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस। अफ्रीका से निकलकर हम पूरी दुनिया में फैल गए। हमारा असली डेवलपमेंट आइस एज के दौरान हुआ। हमारी अचीवमेंट्स भी बहुत कमाल की रही हैं। 18,000 साल पहले हमने गुफाओं में पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी, जैसे कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आज भी देखी जा सकती हैं। और फिर 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, बस्तियां बसाईं और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए अब सेक्शन 4 देखते हैं, क्विक रिवीजन टेबल। ये डेटा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए एक अल्टीमेट टूल की तरह काम करेगा। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। होमो हैबिलिस 2 मिलियन साल पहले 650 से 800 सीसी कैपेसिटी, और ये फर्स्ट शाकाहारी इंसान थे। फिर होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन साल पहले 900 सीसी ब्रेन, और ये सीधे खड़े होने वाले मीट ईटर्स थे। उसके बाद निएंडरथल 1 लाख से 40,000 साल पहले 1400 सीसी कैपेसिटी, और ये मृतकों को दफनाते थे। और फाइनली होमो सेपियंस 75,000 से 10,000 साल पहले 1350 से 1450 सीसी की कैपेसिटी के साथ, जिन्होंने एग्रीकल्चर और आर्ट की शुरुआत की। बस इस क्रोनोलॉजी को ऐसे ही दिमाग में सेट कर लेना है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 5, स्पेशल डीप फैक्ट्स। यहाँ हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे पिछले सालों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ब्रेन एवोल्यूशन का ये एग्जैक्ट सीक्वेंस, ये सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल और लास्ट में होमो सेपियंस। इस ऑर्डर को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक और छोटा सा पर बहुत ही जरूरी फैक्ट, कई बार एग्जाम्स में पेकिंग मैन का नाम आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेकिंग मैन असल में होमो इरेक्टस का ही एक स्पेसिफिक वेरिएंट फॉर्म है। आज जरा क्रेनियल कैपेसिटी के इस कंपैरिजन को देखिए। यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिटेल है। होमो इरेक्टस 900 सीसी पर थे, मॉडर्न होमो सेपियंस 1450 सीसी पर हैं। लेकिन क्रो-मैग्नन मैन, जिन्हें हमारा डायरेक्ट पूर्वज माना जाता है, उनका ब्रेन साइज 1650 सीसी था। ये साफ दिखाता है कि इवोल्यूशन सिर्फ एक सीधी और सिंपल लाइन में काम नहीं करता। तो इस पूरे चैप्टर 6 के डिस्कशन को अगर समराइज किया जाए तो ह्यूमन एवोल्यूशन के 2 सबसे बड़े और वाइटल ट्रेट्स क्या रहे? पहला, बाइपीडल लोकोमोशन, यानी 2 पैरों पर चलना, और दूसरा ब्रेन एनलार्जमेंट, यानी दिमाग का बड़ा होना। बस इन्हीं 2 चीजों ने सर्वाइवल का पूरा गेम पलट दिया। 2 पैरों पर चलने की काबिलियत और इस लगातार बढ़ते हुए दिमाग ने हमारे पूर्वजों को 15 मिलियन साल पहले के उन जंगलों से निकालकर आज के इस मॉडर्न एरा तक पहुंचा दिया है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है, ये ह्यूमन एवोल्यूशन की जर्नी अब आगे कहाँ जाएगी? क्या फ्यूचर में हमारा दिमाग और भी बड़ा होगा, या फिर शायद टेक्नोलॉजी हमारे एवोल्यूशन का नेक्स्ट फेज तय करेगी? सोचिएगा जरूर। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और विज्ञान की इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए।